नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बात पंजाब की करेंगे, जहां पर सीएम के चेहरे को लेकर लगातार घमासान जारी है और इसी घमासान के बीच अब बात ये सामने आई है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी जो है वो एक सेफ गेम खेल सकती है। इसमें चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू के ढाई साल सीएम के लिए चेहरे को उनको बनाया जा सकता है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि सरकार बनने के बाद पहले सीएम कौन होगा, इसका फैसला जीतकर आए एमएलए ही डिसाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल पंजाब चुनाव में वोट बैंक का गणित ऐसा है कि कांग्रेस किसी का एक नाम का लेकर रिस्क नहीं लेना चाहती है। पंजाब में कांग्रेस कल सीएम के चेहरे की घोषणा करने वाली है। इसके लिए राहुल गांधी लुधियाना आएंगे और वो लुधियाना से वर्चुअल रैली के जरिए दोपहर 2 बजे सीएम फेस का ऐलान करेंगे। इस बात का पहले ही साफ कर दिया गया था कि रविवार को इसका ऐलान होगा और अब राहुल गांधी वर्चुअल रैली के माध्यम से पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर लाइव टेलीकास्ट किए जाएंगे और वहां से वो सीएम के चेहरे का ऐलान करेंगे। लेकिन फिलहाल अब बात ये सामने आ रही है कि कल पार्टी सेफ गेम खेलते हुए, खुद को सेव करते हुए और दोनों ही चेहरों को अपने पास रखते हुए ढाई साल के फॉर्मूले का आगाज कर सकती है। और ये जो ढाई साल का फॉर्मूला होगा, इसमें 2.5 साल एक को सीएम बनाया जाएगा और दूसरे को डिप्टी सीएम, जबकि अगले 2.5 साल में जो सीएम होगा उसे डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और जो डिप्टी सीएम होगा उसे सीएम का पद दिया जाएगा। हालांकि फैसला ये भी किया गया है कि जो भी सरकार बनने के बाद सीएम कौन होगा, इसका फैसला एमएलए करेंगे। जो चुनकर एमएलए आएंगे वो इसका फैसला करेंगे कि पहला सीएम कौन होगा। आपको बता दें कि पंजाब में जो चुनाव का गणित है, जो वोट बैंक है, वो लगातार सक्रिय है और वहां पर क्योंकि कांग्रेस जो है वो रिस्क इसलिए नहीं लेना चाहती है कि पंजाब में हालांकि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन वहां पर दलितों की संख्या काफी ज्यादा है। 31% के करीब दलित वोट बैंक है। इसलिए उस दलित वोट बैंक को साधने के लिए ना तो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का नाम जो है उसको हटा नहीं सकती है सीएम की लिस्ट से। और दूसरी बात, अगर नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो अगर सीएम के चेहरे के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को रखा जाता है तो नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हो सकते हैं और वो अपना अलग एक अभियान छेड़ सकते हैं। इसलिए जो पार्टी है वो सेफ गेम खेलते हुए 2.5 साल के फॉर्मूले का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम चेहरा नहीं बनाने पर कांग्रेस को सीधे 32% दलित वोट बैंक का नुकसान होगा। अगर कांग्रेस ने चन्नी का साथ छोड़ा तो दलितों के बीच गलत संदेश जाएगा। इससे लगेगा कि कांग्रेस ने चन्नी को सिर्फ वोट बटोरने के लिए ही कामचलाऊ सीएम बना रखा था। चलिए तो अब बात मुद्दे की कर लेते हैं। पंजाब में जिस तरीके से सियासी घमासान लगातार जारी है और इसी सियासी उबाल के बीच सीएम का चेहरा कौन होगा, इसमें कांग्रेस में रस्साकसी इसी बात को लेकर जारी है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। वरुण पुरोहित जो हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं, इसी के साथ राहुल आनंद जी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद हैं और अरविंद विद्रोही जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं। अब तीनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले पुरोहित साहब, आप के पास आना चाहूंगी। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं पंजाब कांग्रेस में जो घमासान है, रस्साकसी जारी है, उसके बीच 2.5 साल के फॉर्मूले का कयास ये लगाए जा रहे हैं। कितनी इस बात में सच्चाई मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए मुस्कान जी, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ये जो वर्तमान में एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, चेहरे पे कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरल बात कर रहा हूँ राजनीतिक व्यवस्था की, पॉलिटिकल सिस्टम। चेहरे पे चुनाव हो, चेहरे पे चुनाव होगा तो पार्टीज का जो है सिस्टम समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे इंडिविजुअलिज्म बढ़ते बढ़ते वो डिक्टेटरशिप की ओर चला जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग खुद ही डिस्कस कर रहे हैं, चेहरे पे चुनाव हो, चेहरे पे चुनाव हो, ये गलत हो रहा है देश के लिए, हर राज्य में हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो, गलत। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गलत है, खतरनाक भी। अब अपन जो पंजाब की बात कर रहे हैं, देखिए जो विधायक जीत के आएंगे, विधायक दल अपना नेता तय करेगा, आला कमान से विचार विमर्श करके नेता विधायक दल का चुना जाता है। अब जैसे प्रेशर बनाया गया है सिद्धू जी द्वारा, चन्नी जी द्वारा, जिन लोगों के द्वारा राहुल गांधी जी पे कि फेस डिक्लेयर करिए, मुझे मेरी निजी सोच ऐसी है कि राहुल गांधी जी को इस प्रेशर में नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर पार्टी निर्णय लेती है तो पार्टी सर्वोपरि है, आलाकमान सर्वोपरि है। लेकिन जहां तक चेहरे का सवाल है, मुझे लगता है चन्नी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि वर्तमान में वही मुख्यमंत्री हैं और आपने वोटों की गणित भी समझाई, आप ज्यादा समझते हो इस बारे में। लेकिन सिद्धू की जो बात है, सिद्धू को आप कैसे सेटिस्फाई करोगे? चुनाव का टाइम है, प्रेशर पॉलिटिक्स का टाइम कुछ ज्यादा हो गया है वर्तमान में।
लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ 2.5 साल वाला, जैसा आप कह रहे हो। 2.5 साल वाला फॉर्मूले के कुछ अखबारों में, कुछ टीवी चैनल्स पे छत्तीसगढ़ राजस्थान के बारे में बोला गया था, पर ऐसा नहीं होता। जैसी पॉलिटिक्स का टाइम होता है, जैसे राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं, समय होता है, उस हिसाब से निर्णय लिया जाता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 2.5 साल का कोई फॉर्मूला डिक्लेयर किया जाएगा। 2.5 साल का फॉर्मूला का डिक्लेयर करते हैं तो इटसेल्फ ही गलत हो जाता है कि 2.5 साल के लिए चुनाव थोड़ी हो रहा है, चुनाव तो 5 साल के लिए हो रहा है। तो फिर एक फेज पे 2.5 साल का आधी सीटें लेंगे, एक फेज पे आधी लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर ज्यादा प्रेशर रहेगा, राहुल जी निर्णय लेंगे कि उनको डिक्लेयर करना है तो करेंगे कल वो, लेकिन मेरे हिसाब से गलत परंपरा है, विधायक दल पे छोड़ना चाहिए और पार्टियों के आला कमान पे छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो चेहरा कौन होगा ये बात फिर से रह जाती है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। एक ऐसा शख्स होना चाहिए जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। देखिए, नेतृत्व सीएम चन्नी का ही है। चन्नी मुख्यमंत्री, मैंने आपको अभी भी कहा, मुख्यमंत्री ही आगे नेविगेट करता है सारे जहाज को राजनीति के अंदर। और चन्नी ने जिस हिसाब से पॉपुलैरिटी अपनी 4-6 महीने के अंदर ही अपनी बढ़ाई है, लोगों में लोकप्रियता उनकी बढ़ी है। और आप देखिए, आपने भी महसूस किया होगा, मैंने ऐसे मुख्यमंत्री बहुत रेयर देखे होंगे जो इतना साधारण, इतना आदमी, देखिए 1% ईगो नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। पार्टी के अध्यक्ष इस समय नवजोत सिद्धू है और चेहरा तो पूरी कांग्रेस इटसेल्फ भी चेहरा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, चेहरे की कमी नहीं होती नेताओं में, पार्टियों में। वोट सबके सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रूप से वोट पड़ता है, पार्टी के ऊपर पड़ता है, आइडियोलॉजी पे पड़ता है। मैंने कहा ना, ये पर्सोनिफिकेशन होने लग गया भारतीय राजनीति में, इसलिए आइडियोलॉजीज गायब हो गई। आज हम आरोप लगाते हैं देश बेचने का बीजेपी पे, कोई किस पे लगाता है, वो पर्सोनिफिकेशन के कारण ही हो रहा है। अटल जी के टाइम नहीं होता था, इंदिरा जी के टाइम पर्सोनिफिकेशन था, लेकिन पार्टी सुप्रीम थी, इसलिए पहले की राजनीति की व्यवस्थाएं बिल्कुल सही चल रही थी। अब वर्तमान में स्टेट में भी आप डिक्लेयर करो तो एक चेहरे पे वोट डाल रहे हो, वो कह देगा मैंने वोट लिया है, कांग्रेस या बीजेपी का वोट थोड़ी आया है। ठीक है, एक्चुअली में वोट पड़ना चाहिए आइडियोलॉजी पर और पार्टी के ऊपर। ठीक है, पार्टी बनती है आइडियोलॉजी से। जहां तक सवाल है, मुख्यमंत्री चन्नी है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। संगठन के अध्यक्ष जो संगठन का नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है पुरोहित साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। राहुल आनंद जी, हालांकि पुरोहित साहब नकार रहे हैं इस बात से, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर है कल सीएम के चेहरे का जो ऐलान राहुल गांधी करने वाले हैं रविवार को, उसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम चेहरे का ऐलान नहीं होगा, 2.5 साल के फॉर्मूले पर ही यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा। हो गई है वो कसमो कस की स्थिति हो गई है। और खास करके कांग्रेस में जो, अगर हम कह सकते हैं, अगर साधारण शब्दों में, तो भस्मासुर के रौल में आ चुके हैं वहां के कुछ नेता जो आशीर्वाद प्राप्त करते कहीं और से हैं और उनको ही जलाने के लिए उतारू हो चुके हैं। तो इसमें आप पंजाब कांग्रेस में ये स्थिति आप देख सकते हैं जो स्पष्ट नजर आता है। और जहां तक मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की बात है, तो मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि हमेशा से, जब से वहां पर मुख्यमंत्री का दौर चला है और अपनी महत्वाकांक्षाएं जब भी आगे बढ़ गई हैं वहां सिद्धू की, तब से लगातार वहां विवादित होती रही है कांग्रेस। और आपने देखा भी होगा किस प्रकार से कांग्रेस ट्रांसफर पोस्टिंग कर रही थी, जिसमें सिद्धू की मर्जी के बिना जो कार्य को किए गए थे, वहां सिद्धू ने नाराजगी प्रकट की। और उन्होंने जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह किया तो उसमें सीएम चन्नी को भी कहीं नीचा दिखाया। और यही नहीं, यहाँ तक कि जब शीर्ष नेतृत्व ने ही ये कह दिया, अपने एक तस्वीर जारी की थी जिसमें सिद्धू की फोटो नहीं थी। और जब सिद्धू ने एक पिक्चर जारी की जिसमें सीएम की फोटो नहीं थी, तो कहीं ना कहीं ये जो अंतर नजर आ रहा है, ये अंतर निश्चय ही ये आपसी खटपट है। और ये कहने के लिए या देखने के लिए पंजाब की जनता इन चीजों को देख रही है। जिस प्रकार से आप किसी भी विषय पे अगर आप प्रकाश डाले पंजाब को लेकर, तो जाहिर है कि ये दोनों लोगों को खुश करने के लिए ये जो 2.5 साल का जो फॉर्मूला जो किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मनाने की बात है, जो मनाने के लिए, सिद्धू को मनाने के लिए ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी एकजुट रहे और गठबंधन में बनी रहे, आपसी गठबंधन में बनी रहे, ताकि कोई नुकसान ना हो सके। लेकिन जहां तक ख्याल ये है, जो लोग पहले हम पे आरोप ये लगाया करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो चेहरे ही नहीं है, फिर ये किसके पार्टी बैनर पे क्यों ये चुनाव लड़ते हैं, आज सब हमारे मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। तो ये इस बात से भी कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस काफी कमजोर अंदर हो चुकी है। अंतरकलह की वजह से
ये परेशानी का जो सबब है वो कांग्रेस के अंदर है। जी ठीक है, विद्रोही साहब आपके पास आना चाहूंगी। हालांकि एक बार फिर से मैं कहूंगी, पुरोहित साहब ने इस बात को पूरे तरीके से नकार दिया और ये गलत भी है, वो खुद कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस ये जो 2.5 साल का फॉर्मूला है इस पर अमल कर सकती है? कांग्रेस की आला कमान पर निर्भर करता है कि वो क्या करेगी। जो भी 2-2 साल का या 2.5 साल का फार्मूला बनता है, वो जब कई राजनीतिक दल मिलकर गठबंधन करते हैं तब वो बनता है कि 2.5 साल हम करेंगे, 2.5 साल आप करिए। लेकिन वो भी आपत्तिजनक है मेरी समझ में, मैं भी इस बात से सहमत नहीं होता हूँ। जो बन गया, अगर उसने 2.5 साल अच्छे काम किए हैं तो उसको बदलने की जरूरत क्या है? सत्ता को और कुर्सी को केवल पावर के लिए, अपने पावर के लिए, अपनी पोस्ट के लिए इस्तेमाल करने की लोकतंत्र में जो परंपरा चल रही है, ये लोकतंत्र के लिए, आम जन के लिए बहुत घातक है। सत्ता प्राप्ति और राजनीति हमेशा जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम में भारत में माना गया कि ये जनसेवा का माध्यम है। लेकिन जिस तरह का प्राप्ति के लिए कोशिशें होती है और बंदरबाट का प्रयास होता है, वो होना नहीं चाहिए। और कांग्रेस पंजाब में भी, पूरे देश में भी काल की दौर से गुजर रही है। पंजाब जो है कांग्रेस का बहुत मजबूत था और नवजोत सिंह सिद्धू उसके अध्यक्ष हैं। इनके ही लगातार आपत्तियों पर बयानों के कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे आदमी को जो है पंजाब में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद से हटाया। उसके बाद जो है चन्नी को जिम्मेदारी दी गई है और बहुत कम समय में चन्नी ने अपनी लोकप्रियता को बढ़ावा दिया। और एक बात बिल्कुल इस पर, निर्दलीय भी, जब कांग्रेस ने शुरू में टिकट नहीं दिया था तो निर्दलीय चन्नी जीत के आए थे। तो केवल एक एमएलए के लिए बनने के लिए चन्नी खुद में काबिल थे। कांग्रेस ने टिकट जब नहीं दिया था तब भी वो निर्दलीय बने थे। अब जब चन्नी को बना दिया और चन्नी की लोकप्रियता बढ़ रही है, तब अगर सिद्धू की तरफ से या किसी से आए कांग्रेस के अंदर से कि चन्नी को बदल के मुझे बुलाइए, इसका मतलब ये ठीक राजनीति नहीं है। ये पार्टी के अंदरूनी राजनीति में ठीक बात नहीं है। फिर तो ये वही बात है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि वो आदमी है जो हमेशा नाखुश रहेंगे। तो आला कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि सिद्धू हमारे लिए कितने फायदेमंद है, नुकसानदायक है। और मेरा स्पष्ट कहना है कि चन्नी को अगर आपने मुख्यमंत्री बनाया है तो चन्नी को आप कंटिन्यूअस मुख्यमंत्री फेस रख के चुनाव लड़िए। कलेक्टिव लीडरशिप है कांग्रेस में, उसको आगे बढ़ाइए। अगर चन्नी कभी काम करें तो उनको बदल दीजिए। बीजेपी भी बदल देती है, बीजेपी ने भी उत्तराखंड में बदला, आप भी बदलिएगा। लेकिन अभी चुनाव के पहले बदलने का मतलब है कि आप अपने लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं और पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग, पॉलिटिकल बार्गेनिंग, पॉलिटिकल प्रेशर पर कांग्रेस नेतृत्व को दबना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये बात काफी सही कही आपने विद्रोही साहब के अगर सीएम बदला जाना चाहिए, अगर काम नहीं किया है तो सीएम आपने अभी भी बदला, जिस तरीके से कैप्टन को बदला तो आगे बदल सकते हैं। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि अगर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, उनको दोबारा सीएम बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से नाराज नजर आएंगे और वो दबाव बनाएंगे। और उन्हीं के दबाव की वजह से कहीं ना कहीं हमने देखा पहले किस तरीके से कैप्टन भी हटाए, उसके बाद तमाम जो पूरा प्रकरण हुआ कांग्रेस में, पंजाब में, वो साफ जाहिर करता है कि दबाव कितना हावी है सिद्धू का आला कमान पर। विद्रोही साहब माफ कीजिएगा, मैं पुरोहित जी आपसे जवाब चाहूंगी सवाल का। हाँ जी, देखिए अब ये धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है और मुझे लगता है देर सवेर, चाहे अभी चाहे कुछ सालों, कांग्रेस की आला कमान को समझ में आ जाएगा कि सिद्धू फिट नहीं है, पॉलिटिक्स में फिट नहीं है। पॉलिटिक्स और राजनीतिक कार्यकर्ता कितनी मेहनत करते हैं। राजनीति एक दिन का खेल या मनोरंजन नहीं, सतत सेवा और अपने समर्पण की भावना का ये पूरा माध्यम होता है। और कोई व्यक्ति ये समझे कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, मैं ही भीड़ बुलाता हूं, मुख्यमंत्री बनाइए। आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आपत्ति की, चन्नी जी को दिया गया, रंधावा भी है और तमाम कार्यकर्ता पार्टी के पुराने हैं। अब चन्नी को जिम्मेदारी दे दी गई। चन्नी की निगेटिविटी की बात कहीं नहीं हो रही है। भाजपा जितना प्रहार कर रही है, अकाली दल जितना प्रहार कर रही है चन्नी पर, उससे ज्यादा तो कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं। तो अब कांग्रेस को निर्णय लेना है कि कितनी अनुशासनहीनता वो बर्दाश्त सकते हैं सिद्धू की, क्योंकि सिद्धू को या तो आप बना दीजिए मुख्यमंत्री, तब रहेंगे, अन्यथा वो किसी को भी बनाएंगे। अब तक जो लग रहा है किसी को भी बनाएंगे, वो उसके खिलाफ बोलते रहेंगे और कहते रहेंगे मेरा अधिकार है उसका। बिल्कुल,
ठीक है, मैं इसी सवाल के साथ पुरोहित जी आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं लौटूंगी आपके पास, चर्चा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं, बात पंजाब की कर रहे हैं। तीनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पुरोहित साहब, आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। सवाल वही कि आखिर सिद्धू को अगर नहीं सीएम का चेहरा बनाया जाता तो वो तो पूरे तरीके से विद्रोह करेंगे। हमने देखा किस तरीके से अभी भी उन्होंने तमाम चीजें की। उसके बाद आखिर आलाकमान का फैसला क्या हो सकता है? देखिए मुस्कान जी, मैंने आपको अभी बताया, एक इंडिविजुअल के पीछे कोई बड़ी पार्टी, इतनी कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, आज भी चाहे भाजपा कितना ही दम भरे, भाजपा में भी सारे कांग्रेस के ले जाके उनको राज चलाना पड़ रहा है। पूरे देश में कांग्रेस घर घर में, दिल दिल में, गांव गांव में व्याप्त है। अब इतनी बड़ी पार्टी का नेतृत्व करना आलाकमान की जिम्मेदारी है। और सिद्धू जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी इंडिविजुअल हो, वो अगर प्रेशर पॉलिटिक्स करता है इंडिविजुअलिज्म पर आकर के, तो उसके दबाव के आगे झुकना नहीं चाहिए। मैंने कई बार ये बात उठाई है आलाकमान में भी कि आप गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को ला करके अहम पद देते हो पार्टी में, तो ऐसी प्रॉब्लम पैदा होती है। आप तरजीह दोगे उनको, और आपके खुद के जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको दरकिनार करोगे, तो कोई भी पार्टी है उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज क्योंकि चुनाव है सर के ऊपर, अभी 15-20 दिन और हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता आलाकमान सिद्धू जी को भी नाराज करेगा, चन्नी को भी नाराज करेगा, और जनता की फीलिंग्स को नाराज करेगा। सबसे बड़ी बात तो ये, तो जनता की फीलिंग्स को देखते हुए हमको उसी हिसाब से निर्णय लेना होगा। और मेरे को जहां तक लगता है, पहली बात तो मैंने कहा ना, मेरी निजी राय है, ऐसे सीएम फेस डिक्लेयर करना ही चाहिए। फिर भी राहुल गांधी जी अगर करते हैं कल जाकर के, तो मेरे मुतालिक तो चन्नी जी को ही करेंगे, और नहीं तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात ही ज्यादा होगी। 2.5 साल का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। आप बताइए कौन सा फॉर्मूला था? वो 2 साल 3 साल बाद अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, एमएलए विद्रोह करते हैं, तो कोई भी पार्टी हो, उसके मुख्यमंत्री गुजरात में 3-3 छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ही पास ये 2.5 साल का फॉर्मूला चल रहा है, जिसमें लगातार घमासान भी देखने को मिल रहा है। नहीं, कहाँ से चल रहा है मुस्कान जी? गुजरात में मुख्यमंत्री 2-3 बदल गए, उत्तराखंड में बदल गए, हर पार्टी में कोई ना कोई डिफरेंसेस होते हैं विधायकों के, वो बदल लेते हैं। इसको मैं क्रिटिसिज्म नहीं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का, लेकिन जहाँ पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा पॉलिटिक्स का, वहाँ पे कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। आज देश की जो व्यवस्था, हम कहते हैं डिक्टेटरशिप हो गई, डिक्टेटरशिप कोई भी हो इंडिविजुअल, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, अगर मेरे को पूरी पावर, मैं कह दूंगा मेरे नाम से चुनाव जीत रहे, तो मेरे अंदर अहम क्रिएट हो जाएगा। पुराने नेताओं में होता नहीं था ये अहम क्रिएट, इसलिए सारी पार्टियां ठीक चलती थी, राजनीतिक व्यवस्था देश की ठीक थी। आज हर आदमी चर्चा करता है, क्यों करता है? नेताओं के खिलाफ। कोई भी पार्टी के हो, सामूहिक रूप से नेताओं के खिलाफ क्यों जनता? क्योंकि उनमें इंडिविजुअलिज्म आ जाता है, अंदर अहम आ जाता है। जहां मैं तो मेरे नाम से चुनाव जीता, पार्टी थोड़ी जीती। ये परंपरा ही गलत है। फिर भी अगर प्रेशर है और करते हैं आलाकमान इसको, तो आलाकमान का निर्णय सर्वोपरि है। लेकिन 2.5 साल वाला फॉर्मूला डिक्लेयर करने का नहीं होता है। कोई पार्टी पहली बात तो ऐसा समझौता करती नहीं है, और अगर करती है, कोई रेयर ऑफ रेयरेस्ट कोई मैटर भी होता है, तो उसको सार्वजनिक रूप से डिक्लेयर थोड़ी किया जाता है। आप 5 साल के लिए चुनाव मारे, जनता कैसे मानेगी? 2.5 साल उसको दिया है, 2.5 साल। फिर भी राजनीति एक्सपेरिमेंट्स की चल रही है इस समय। कल पता लगेगा हमको आलाकमान ने, मेरे हिसाब से तो निर्णय है नहीं ऐसा, आप कह रहे हो, तो कल पता लग जाएगा किस प्रकार का निर्णय। ठीक है, राहुल आनंद जी। प्रतिक्रिया मैं आपकी भी चाहूंगी इसी पर। देखिए मुस्कान जी, जो कांग्रेस के बड़े भाई जो बातों को बोल रहे थे, मैं बड़ी ध्यान से सुन रहा था उनकी बातों में, लेकिन ये भी इस बात को कहीं इस चीज को जरूर मानते हैं कि कांग्रेस के अंदर अंतरकलह चल रही है, पंजाब के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी बातों से जो भी अल्फाज निकले, अगर उसकी तासीर को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये इस बात से सहमत हैं कि कांग्रेस के अंदर अंतरकलह है, और खास करके सिद्धू को लेकर तो निश्चय ही कांग्रेस पार्टी काफी परेशान हो चुकी है, क्योंकि वो जब से उस पार्टी में जुड़े हैं तब से लगातार कुछ ना कुछ समस्याएं खड़ी ही कर रहे हैं। और रही बात पंजाब की जनता की, तो पंजाब की जनता को निश्चय ही एक ऐसा फेस चाहिए कि वो वहां की आवाम का विकास कर सके, और खास करके जो सरहदें हैं, जो सरहदों पे जैसे कि पहले भी आरोप लगता रहा है सिद्धू के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के द्वारा, कि सिद्धू को बहुत ज्यादा तजव्वुद देना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि जब वो पंजाब में बैठकर, अपने देश में बैठकर इमरान खान को बड़ा भाई बताते हैं, और अपने देश की सेना का जब गोली खाती है तब वहां वो खामोश रहते हैं, तो निश्चय ही ये सोचने का विषय बनता है। और जिस प्रकार से जो उड़ता पंजाब का जो दृश्य देखने को मिल रहा है, जिसको कंट्रोल करने की बात कही गई थी, तो ये सब अभी कुछ दिन पहले मीडिया का जो रिपोर्ट आया था, उसमें मैंने देखा था कि बहुत आसानी से वहां ड्रग्स मिल जा रहे हैं ड्रोन के माध्यम से।
तो जो सीमा के अंदर सीमा से जो देश के अंदर अगर कुछ ड्रग्स वगैरह आ रहे हैं तो इसको रोकना होगा। और पंजाब को, खास करके पंजाब को ऊंची ऊंचाई पे ले जाने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, अभी जो बड़े भाई एक बात कह रहे थे कि भाजपा के बारे में चर्चा कर रहे थे कि, लेकिन मैं आपको बस इतना बताऊं कि कुछ दिन पहले की ही बात है, मैं उस विषय पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन जिस तरह से लचर व्यवस्था देखने को मिली, जो कम्युनिकेशन गैप देखने को मिला, तो ये किस ओर अंकित करता है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये लचर व्यवस्था का परिणाम है, जो आपसी तालमेल जो नहीं बन पा रहा है कांग्रेस के अंदर, पंजाब में खास करके, तो उसी का ये देन है कि आज कांग्रेस अपने इमेज को खड़ा करने के लिए मेहनत कर रही है। जी ठीक है, कांग्रेस अभी भी अपनी इमेज को स्टैंड करने के लिए मेहनत कर रही है और कांग्रेस में आपसी तालमेल जो है वो नहीं है, ये कह रहे हैं राहुल आनंद जी, पुरोहित जी। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले विद्रोही साहब, आपसे मैं एक चीज़ समझना चाहूंगी। पंजाब में अगर समीकरणों की बात करें तो देखिए 32% जो है वो दलित वोट वहां पर अभी भी है मौजूद। 32%, अगर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को नहीं बनाया जाता है सीएम का चेहरा, तो वो 32% जो वोट बैंक है वहां पर पूरा गलत संदेश जाएगा उन दलितों के बीच, क्योंकि 111 दिन की सरकार है, 111 दिन की जो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का कार्यकाल है, उसी पर इस समय वोट मांग रही है कांग्रेस। क्योंकि उससे पहले जो कैप्टन थे सीएम 4.5 साल जो रहे, उन्होंने तो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है, तो कोई जनाधार नहीं रह गया है उनका। अब सीएम को भी अगर चेहरा नहीं बनाया जाता, उनको चन्नी को भी चेहरा नहीं बनाया जाता, तो 111 दिन का इसकी भी सरकार को छोड़ दें तो कोई आधार नहीं रह जाता फिर कांग्रेस के बाद पंजाब में। जी देखिए, पहले मैं अपनी स्पष्ट कर दूं, मैं किसी भी चुनावी विश्लेषण को, चुनावी हार जीत को मैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर विश्लेषित नहीं करता हूं। हाँ, मेरे विश्लेषण का तरीका, मुस्कान जी आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि चन्नी दलित हैं, दलित परिवार में जन्म लिया है, बिल्कुल सही है, पंजाब की धरती पर है, बिल्कुल जन्म। अब सवाल ये उठता है, चन्नी ने अपने राजनीति के काल में और मुख्यमंत्री रहते हुए छोटे से काल में पंजाब के लिए क्या किया, पंजाब के नागरिकों के लिए क्या किया है, जिस जात में पैदा हुए दलित समुदाय में उस जात के लिए क्या किया है और क्या संदेश गया है। केवल जात के आधार पर वोट नहीं देता है कोई, ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। हाँ, कोई नेता ने अगर अपने जात के सुख दुख को समझा है, उसकी संवेदना को समझा है, उस क्षेत्र की भलाई के लिए काम किया है, तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसको जातीय आधार पर मैं नहीं देखता हूं। मैं सोचता हूं उस आदमी ने अपने पावर का इस्तेमाल पब्लिक इंटरेस्ट, उस पब्लिक में उसकी कास्ट भी आती है, उसकी जात भी आती है, उसका रिलीजन भी आता है, इसलिए लोग मोटिवेट होते हैं। तो चन्नी ने अल्प समय में, मुख्यमंत्री समय में अपनी बिरादरी के लोगों के हृदय को छुआ है। ये बात कांग्रेस ने सबसे ज्यादा प्रचारित किया कि हमने एक दलित मुख्यमंत्री दिया। तो अब चन्नी के दलित चेहरे को मुख्यमंत्री पद से हटाना कांग्रेस के लिए एक जोखिम भरा खतरनाक कदम होगा, क्योंकि राजनीति में अभी भी सेवा करने वाले और जनता से संवेदनाओं से जुड़े रहने वाले लोगों के प्रति भावनात्मक माहौल बहुत बनता है। क्रिकेट जगत से आए हुए, कॉमेडी से आए हुए, रंगमंच से आए हुए हम जैसे पत्रकार लोग राजनीति में संवेदनशील और जनता से जुड़ाव नहीं रखते हैं, जितना जुड़ाव वर्षों से तपस्या करके पब्लिक के बीच ये लोग। तो चन्नी को अगर बनाया है तो चन्नी को कंटिन्यूअस रखना राजनीति का तकाजा है, और उस राजनीति का तकाजा है जिसमें लोक सेवा की भावना जुड़ी रहती है। और कांग्रेस ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी अपने अस्तित्व को बढ़ाने और लगातार कंटिन्यूअस रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। हम लोग तो आकलन में कहते हैं कि कांग्रेस के लोग कम मेहनत कर रहे हैं, भाजपा ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो मैं भाजपा के साथी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस मेहनत अपने वजूद को बचाने के लिए कर रही है। कांग्रेस से ज्यादा मेहनत भारतीय जनता पार्टी अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए कर रही है। से बहुत बढ़िया होता है, कांग्रेस को और मेहनत करनी चाहिए और चन्नी पर पास जारी रखना चाहिए। ठीक है, पुरोहित साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी। राहुल आनंद जी ने एक बात कही थी कि अनुशासनहीनता नहीं है कांग्रेस में, और कांग्रेस में नेतृत्व की कमी की बात भी वो कह रहे हैं।
नेतृत्व की कमी की बात, तालमेल के अभाव की बात जो उन्होंने की, मैं आपको कह रहा हूं, मैंने कहा सेंट्रल सिस्टम पार्टी का, कांग्रेस पार्टी, आप देखिए विद्रोही जी हो, आप हो, आनंद जी हो, सारे विचारक हो, सारे लेखक, पत्रकार, टीवी चैनल एक ही बात से चिंतित है पूरे देश में कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, उसका हाल बेहाल नहीं होना चाहिए, उसके सेंट्रल सिस्टम को सुधारने की बात करते हैं। अगर कांग्रेस से प्रेम नहीं होता, कांग्रेस की चिंता नहीं होती, तो क्यों करता कोई ये बातें? क्यों? कांग्रेस का पुराना इतिहास है, हर आदमी कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, चाहे दादाजी से पहले जुड़ा था, चाहे बाद में जुड़ा था। तो कांग्रेस पार्टी को चुनाव हारना जीतने से कोई नहीं देखता, पहले भी कांग्रेस हारी है, बाद में जीती है, लेकिन आज जो वर्तमान स्थिति कांग्रेस की है उससे लोग ज्यादा चिंतित हैं। और ये जो मैंने आपको बताई दो बातें हैं, एक तो गैर कांग्रेस विचारधारा के व्यक्ति को आप कांग्रेस के अहम पद दोगे तो वो कांग्रेस को समझ नहीं पाएगा इमीडिएटली, और नेतृत्व देना है उसको उस चीज का, चाहे छोटी सी यूनिट है चाहे बड़ी यूनिट, तो वो अपने हिसाब से देने लगता है। वो एक कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम जो है पूरी राजनीतिक व्यवस्था के लिए, मैंने साल भर 2 साल से इसी बात को मैंने कई बार उठाया है, विद्रोही जी भी सहमत होंगे, आनंद जी भी, आप भी, कि जो डायरेक्ट फिल्म स्टार हुए, क्रिकेट खिलाड़ी हुए या दूसरी फील्ड के लोग हुए, उनको आप सीधा उतार देते हो किसमें? चुनावी राजनीति। डायरेक्ट आप उनको एमपी बना देते हो, फिर वो 5 साल गायब हो जाते हैं, बॉम्बे चले गए। तो जो लोकतांत्रिक जो उनका निर्वहन करने, अधिकार निर्वहन करने का, ड्यूटी निर्वहन करने का जो उनका है 5-5 साल, वो करते नहीं है, तो वो गैप कहां जाएगा जनता का और उस नेता का, नेतृत्व का? वो सबसे बड़ी समस्या भारतीय राजनीति के लिए हो रही है। वो क्यों हो रही है? नेताओं का खुद का इकबाल समाप्त हो गया, और एक इसलिए उनमें डर हो गया दूसरे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएंगे, तो इसलिए जो पॉपुलर फिगर होते हैं साहब सेलिब्रिटीज है। अरे भाई सेलिब्रिटी अपनी फील्ड के, अगर सुनील दत्त की जैसे, शत्रुघ्न सिन्हा की जैसे अपने जमीन से जुड़ के काम करके आए तो वो भी पार्टी चुन रही है। तो ये जो डायरेक्ट आते हैं ना फ्लाई करके हेलीकॉप्टर शॉट से, वो सारी पार्टियों को खराब कर रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, दूसरी पार्टी हो, आ जाते हैं, उनकी गलती है, उनको नहीं राजनीति के रूप से गहराई नहीं है, क्योंकि जनता के बीच में उठ के बैठ के नहीं आते। उनको पता नहीं आज कच्ची बस्ती का आदमी तो कैसे चूल्हा जला के रोटी बना रहा है, कौन से तेल से रोटी बना रहा है, ये कोई पानी मिला के बच्चे को दूध पिला रहे, सब पता ही नहीं होता उनको। उनको ये नहीं पता कितने प्रकार की गोबर की खाद होती है, मींगनी की होती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इन लोगों को आज के लिए शब्द अच्छे नहीं लगते, खेती के बारे में नहीं पता, कैसे फसल कटाई होती है, कैसे निनानी होती है, कोई अंदर आ जाती है कोई पौध के बीच में, ये सब चीजें उनकी गलती नहीं है। आप उनको सीधा लाते हो, भाई आप तो फिल्म स्टार हो गए, सीधे आइए सांसद बनिए, तो भैया जो उसने सीखा वही करेगा वो, और आप चाहते हो कि वो ड्यूटी करे वो जो जनता को चाहिए, वो कैसे होगी? तो हमको जब तक कि मैंने कहा ना, दो समस्या है, किसी भी पार्टी को, किसी दूसरी पार्टी के आदमी को लेते हो तो एकदम से उसको अहम पद नहीं देना चाहिए। कौन सा? की पद, जो एकदम से जैसे अध्यक्ष हुआ, कोई आपका कोषाध्यक्ष हुआ, मीडिया प्रमुख, इस प्रकार के पद दूसरी पार्टी को, ये आदमी को इमीडिएटली नहीं देने चाहिए। 2-4 साल पार्टी की रीति नीति सीख ले, उसके बाद देने चाहिए। दूसरा है जो क्रिकेट खिलाड़ी हुए, फिल्म स्टार हुए, आप ये देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, कोई उद्योगपति है, उसको आप राज्यसभा साउथ की पार्टियां भेज देती हैं, भाई उसको क्यों दर्द आएगा इस चीज का? आप अगर उनको नवाजना चाहते हो तो उनको आप कहिए 5 साल आप पहले ये काम कर लीजिए सोशल वर्क, फिर आइए। सोशल वर्कर फिर भी काम दे देता है अंदर पार्लियामेंट में, विधानसभा में, लेकिन जो उसकी गलती उसकी नहीं होती, गलती हम लोगों की है, हमारे नेताओं की। उनका इकबाल अपना बनाए रखने को दूसरे कंपटीशन में नहीं आ जाए कार्यकर्ता, तो इनको ले आते हैं और चुनाव, भाई वोट गैदरिंग हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी, वोट जीत लेंगे वापस। ऐसा आप उत्तर प्रदेश में भी देखोगे, बिहार में देखोगे, हर स्टेट में देखोगे, कांग्रेस ने भी किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी किया। जब दोनों पार्टियां देश की सबसे बड़ी पार्टियों की बात करते हैं तो भाई आपको जरूरत क्या है इन लोगों की? इसलिए आज सिद्धू की गलती नहीं है। सिद्धू, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है खिलाड़ी जैसी है, और खिलाड़ी की जो मानसिकता, मैं भी खिलाड़ी रहा हूं, वो तुरंत उनकी इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती खिलाड़ी की। कोई भी खिलाड़ी होता है, इनकी पार्टी में हो, अब गौतम गंभीर को इन्होंने टिकट दिया, सांसद बना दिया, अच्छा लड़का है, खूब काम कर रहा है, लेकिन वो राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाते भी जब तक जनता के बीच से उठ के नहीं आते। बस मेरा ये कहना है, दो समस्या है, अगर सारी पार्टियां मिलकर ठीक कर लेंगे, राजनीतिक व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और पर्सोनिफिकेशन क्या होता है आप बताइए? कैप्टन साहब इतने बढ़िया आदमी थे, आदरणीय थे, कांग्रेस से अलग हो गए, अपनी इंडिविजुअलिज्म खत्म हो गए, पार्टी से कोई छोड़ के जाता है वो समाप्त हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के भी कई लोग, उमा भारती जी वगैरह अलग अलग गए, वापस समाप्त, वापस पार्टी में आना पड़ा। तो पार्टी जो पब्लिक है वो पार्टी को देखती है, परसेप्शन। अगर 100 साल से 125 साल से कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस के नाम उसके अंदर, वो अलग बात है कि गांधी परिवार ने सैक्रिफाइस किया, उनका ज्यादा समय व्यतीत है, जनता के मन में उनकी इमेज ज्यादा है। लेकिन जो नरसिंह राव जी भी थे, प्रणब मुखर्जी भी थे, सबका अपना इकबाल तो रहा है राजनीति के अंदर। ऐसी भारतीय जनता पार्टी, आज मोदी जी है, कल को दूसरा आएगा, अटल जी थे, बीजेपी एक पार्टी तो है ना।
इंडिविजुअल के साथ तो खत्म नहीं होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये दो समस्याएं सारे राजनीतिक नेताओं को, क्योंकि विद्रोही जी, आनंद जी, मुस्कान जी, आप लोग सब चैनल वाले, पत्रकार, विचारक, सब इस चीज से चिंता कर रहे हैं। असली चिंता यही है कि राजनीतिक व्यवस्था जो है कैसे सही रहे देश की। ठीक है राहुल आनंद जी, दो जो जिक्र किए हैं, दो समस्याएं जो इस समय तमाम पार्टियों में है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। और इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी पंजाब में, क्योंकि जब कांग्रेस को लेकर पंजाब में बातचीत हो रही है तो आपका भी कैप्टन की पार्टी के साथ गठबंधन पंजाब में है। अब कैप्टन, अब ये देखिए, क्योंकि कांग्रेस से वो अलग हुए हैं तो एक तरीके से, हालांकि वो बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, पूरे तरीके से राजनीति को देखा है उन्होंने, और किंग भी हैं, वो एक तरीके से किंग कहा जाता है उन्हें पंजाब का, लेकिन कांग्रेस से अलग होने के बाद उनका जो जनाधार है वो कहीं ना कहीं कुछ कम हुआ, उसमें कमी आई। आप किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं पंजाब में? देखिए, पंजाब में जो विकास की जो परिभाषा है, खास करके मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में इस बात को कहा था कि पंजाब को मुख्य धारा से अगर जोड़ना है तो पार्टियों को मिलकर काम करना होगा, और इसमें भारतीय जनता पार्टी अव्वल रही है अपने कार्यों को करने के लिए। चाहे हम जितने भी गैर भाजपा शासित प्रदेश है उनकी स्थिति देख लीजिए और भाजपा शासित प्रदेश है उनकी स्थिति देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या कितने का फर्क है। दूसरी बात यह है कि जो गठबंधन होता है अपनी अपनी विचारधाराओं का, और जब गठबंधन हम करते हैं और जब हम चुनाव में जनता के बीच में जाते हैं तो हम क्या करेंगे और किन किन बातों पे हम चर्चा करते हैं, ये अहम बात होती है। और जहां तक कैप्टन अमरिंदर जी की बात है तो वो पहले भी आदरणीय और सम्माननीय हैं, और अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जब गठबंधन हुआ है तो मैं आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस को 2017 में जो जबरदस्त जीत दिलवाई थी, तो कहीं ना कहीं इसमें कैप्टन अमरिंदर जी का योगदान था। ये बात मानना होगा, क्योंकि उस समय वन मैन आर्मी की तरह वो लड़े थे और लड़कर उन्होंने ऐतिहासिक जीत भी हासिल की थी। लेकिन समय के साथ जब परिस्थिति बदली और जब हेलीकॉप्टर से लोगों को उतार दिया गया पंजाब में, जो पायलट बोलते हैं जिसे पैराशूटर हम लोग भी कहते हैं, उसकी वजह से जो वहां की स्थिति गड़बड़ हुई, उसी की देन है कि जब आप आपस में लड़ेंगे, आपस में मतभेद हो जाएगा तो पंजाब के अवाम का कहीं से भी विकास नहीं होगा। और अभी कुछ दिनों से पंजाब में यही देखने को मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब अपनी रैली को संबोधन करने गए थे तो वो पंजाब के लिए एक सौगात लेकर गए थे। वहां सरकार भले गैर भाजपा शासित प्रदेश था, लेकिन पंजाब को जो सौगात मिलनी थी वो उसे नहीं मिल पाया, तो ये उनका अपना नुकसान हुआ। फिर उसके बाद बात का बतंगर बना। तो जो परिस्थिति दिखती है उस परिस्थिति पे सबसे बड़ी बात है कि काबू पाना जरूरी है। और मैं खास करके बड़े भाई कांग्रेस के प्रवक्ता से एक बात में बिल्कुल सहमत हूं, और ये होनी भी चाहिए, जो सच्चाई होती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। यही एक स्वस्थ राजनीति की पहचान है और एक स्वस्थ विचारधारा की भी पहचान है। मैं इनको साधुवाद भी कहना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छा किया, जो कमी है उसको किया, यही कांग्रेस नहीं करती है। अगर कहीं भी कोई परेशानी आती है उसको बैठकर उसका निवारण किया जा सकता है, तो उसका वो निवारण नहीं करती है, वो फैसले थोपती है और प्रेशर पॉलिटिक्स पे वो लोगों का नुकसान करती है। ये जो नुकसान है इससे इनको बचना चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का सवाल है, तो हमने पहले भी गठबंधन में सरकार चलाई है और हमने दिखाया है कि कैसे वहां पे विकास के गंगा को बहाना है। तो हम अभी भी पुनः जो जनाधार कम होने की जो बात आप कर रही थी, उस जनाधार को अगर समीकरण पल बदलते रहते हैं, कभी के फेवर में चला जाता है, कभी किसी के फेवर में चला जाता है, जो एक सच्चाई है। और अभी 15-20 दिन का समय है, इसके अंदर सारी राजनीतिक पार्टियां जोर लगाएगी और जनता को जिसे एक्सेप्ट करना होगा, जनता अपना आशीर्वाद देके उसको एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, समीकरण बदलते रहते हैं, उन्हीं समीकरणों पर बात विद्रोही साहब से कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले पुरोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात मैं सुनना चाहूंगी। पुरोहित जी। तारीफ की ऐसे बीजेपी के सब प्रवक्ता करते नहीं, इतने सहज और निर्मल स्वभाव के होते नहीं है। थोड़ी सी वो अपशब्दों का, मर्यादाहीन शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। वो भारतीय जनता पार्टी का जो पहले फेस था अटल जी अडवाणी जी के टाइम में, जब भी हर बार ही बोलता हूँ कि वो पार्टी विद द डिफरेंस खत्म हो गई, वही तो देश की समस्या हो रही है। कांग्रेस के लिए भी वही हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हो रही है। बीजेपी में भी आज बीजेपी नहीं है, मोदी इज बीजेपी, बीजेपी इज मोदी।
और कांग्रेस के अंदर सेंट्रल सिस्टम है जिसका पता नहीं लग रहा है। इसलिए आज हमारी जो बड़े बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हो गई देश के अंदर, आप देखिए डगमगा क्यों रही है पॉलिटिकल व्यवस्था है, जो डिबेट्स हो रही है सारे चैनल्स पे हर इश्यूज पे, इसलिए तो इश्यू क्रिएट हो रहे हैं। दोनों पार्टियां जो है पार्टीज के रूप में काम करें और ढंग से करें तो आज देश की व्यवस्था देखिए, जो पॉलिटिकल जो पोजीशन है आज हिंदुस्तान की, आप ग्लोबलाइजेशन और आज प्रेजेंट में चाइना बहुत बड़ा संकट है। इधर आप राहुल गांधी जी ने भी उसको भला ही क्रिटिसाइज कर रहे हो, अच्छी बात उठाई पार्लियामेंट में कि पाकिस्तान चाइना एक अलग सेटअप बन गया है कि आप देखिए जियो पॉलिटिकल पोजीशन इसमें भारत की सबसे क्रिटिकल है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज अपने आप में साउंड है, रशिया अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, यूएसएसआर तो रहा नहीं है। तो भारत को आज सबसे पहले अपनी डिफेंस मजबूत करना जरूरी है, इकोनॉमिक मजबूत करना जरूरी है। उसके लिए ये प्रधानमंत्री जी को अपने दिमाग से, जो मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, उनका जो स्ट्रांग नेतृत्व है उसकी भी मैं तारीफ करता हूँ कई बार, लेकिन उनके अंदर से एक अपने आप को प्रधानमंत्री बनने की प्रयास करना चाहिए। बार बार उनको जैसे गांधी परिवार पर अटैक करते हैं, 8 साल हो गए, आप एक गार्जियन हो गए पूरे देश के, आपको ऐसे इंडिविजुअल अटैक नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता करें वो पार्टी की बात है, लेकिन एक एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको सबको साथ लेके चलना चाहिए। आप देखिए किसान बिल लाए, किसान बिल को बगैर किसी के पूछे फटाफट लिया है, आप सिर्फ उसको लिया क्यों वापस अगर अच्छे थे तो? ये डिसीजन क्या हमारे इंटरनल जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है इसके लिए बड़े खराब सिद्ध हो रहे हैं। इसमें आज के जो सबसे बड़ी जरूरत है वो सर्वदलीय बैठक। अब मैं पार्लियामेंट में रोज देख रहा हूँ, अब राहुल गांधी जी ने स्पीच दिया, उसको आप ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हो सारे के सारे मिलके। अरे भाई उसने गलत क्या कहा आप बता दीजिए, कोई भी एक पॉइंट गलत कहा हो राहुल गांधी ने, आप मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूँ राहुल गांधी ने गलत किया, ये नहीं कर सकते। ये डिफरेंस हो रहा है डेमोक्रेसी में इस समय। अगर एक सांसद अपना भाषण देता है तो ठीक है, दूसरा ओवैसी भी आज भाषण दे रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी ने भी कैसा बजट था भी कि नहीं यही नहीं पता लोगों को। ये चीजें डिस्कस होनी थी पार्लियामेंट के पटल पे। आज मैंने ये तो कहा ना इंडिविजुअलिज्म हावी हो गया। आज अगर निर्मला सीतारमण जी के जो प्रेजेंटेशन था मैं उसको बजट कहता नहीं, क्रिटिसाइज करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हल्ला मचाती है। आज राहुल गांधी कुछ बोलता है भारतीय जनता पार्टी हल्ला मचाती है। आज अगर मोदी जी कुछ सेंटेंस बोल देते तो दूसरे विपक्षी दल हल्ला मचाने लग जाते। बजाय इसके उनमें सब में सौम्यता आनी चाहिए, क्योंकि इस समय भारत जो है बहुत जबरदस्त संकट से घिरा हुआ है पूरी दुनिया में। एक अकेला देश ऐसा है जो संकट से घिरा हुआ है। पाकिस्तान तो क्या पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, उनके कोई देश ही नहीं है वो। आज भारत जो है पूरे देश, भारत पूरी दुनिया भारत को देखती है। भारत इकोनॉमिकली, डिफेंस से भी, सोशली भी, एजुकेशनली भारत एक समय मजबूत भारत एक देश है। तो हमको सबको एक होकर के सब में सुधार अपने को लाना पड़ेगा। आत्मचिंतन में जाना पड़ेगा, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं। हमको आज सबसे पहले एक आत्मचिंतन करके भारत को कैसे, जो इस समय कोरोना काल के बाद इकोनॉमी भी खराब हो गई, बेरोजगारी देखिए जबरदस्त हो गई। मैं तो रोज देखता हूँ, आप सब्जी मंडी जाइए, औरतें रोटी है पैर पकड़ के, अच्छा नहीं लगता है। कभी किसी से औरत से पैर छुआते हो क्या आप अपना? अब वो कह रही है साहब 100 रुपए की सब्जी ले जाओ, बच्चों को खाना खिलाना। ऐसी स्थिति देख देख के आदमी का हृदय द्रवित हो जाता है। आप इस चीज पे सब मिलकर के, जब तक संसद सब मिलेगी कैसे, संसद ध्यान देगी। आप पूछ लिए विद्रोह जी से, गलत कह रहा हूँ। संसद पूरे 542 सांसद बैठ के, राज्यसभा के सांसद बैठ के इसको एक अपना परिवार मान के जब तक डिस्कस नहीं करेंगे इन समस्याओं का हल ही नहीं होगा। ठीक है, आनंद साहब आऊंगी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले विद्रोही साहब के पास मैं जाना चाहूंगी। विद्रोही जी, पुरोहित जी की बातों पर भी आपकी प्रतिक्रिया, उसी के साथ आप मुझे जरा पंजाब के समीकरणों के बारे में समझा दीजिए, दोनों ही पार्टियों को लेकर, कांग्रेस और बीजेपी को लेकर। कांग्रेस अकेली चुनाव लड़ रही है, लेकिन सीएम चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं जो संशय है वो बरकरार है। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो कैप्टन की पार्टी के साथ गठबंधन है और कैप्टन का जनाधार कांग्रेस में रहते हुए, हालांकि ठीक था, काफी अच्छा भी नहीं कहेंगे लेकिन ठीक था, उन्होंने भी काम किए अपने कार्यकाल में जितने वो कर सकते थे। उसको लेकर क्या उसका कोई फायदा मिल सकता, कैप्टन का फायदा क्या बीजेपी को मिल सकता है, ये समीकरण भी समझाइएगा। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस को छोड़ना और भारत अपनी पार्टी बनाना और भारतीय जनता पार्टी के साथ आना, चुनाव की दृष्टि से क्या होगा वो परिणाम के बाद आएगा। लेकिन मैं इसको बिल्कुल सही मानता हूं। तात्कालिक अन्याय का विरोध नैतिक लोगों को और आम जनता को करना चाहिए। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वरिष्ठ पत्रकार भी, समाजवादी आंदोलन के बड़े हस्ताक्षर, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि आपको आंतरिक लोकतंत्र कायम रखना है, अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपको अन्याय विरोध का, वो अमरिंदर सिंह ने जी किया, परिणाम चाहे जो आवे। अब उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2-3 चीजें कही थी। एक तो पंजाब की सुरक्षा को हमारा बॉर्डर है, दूसरा ड्रग्स की समस्या उन्होंने कहा था, तीसरा कहा था व्यक्ति को लेकर के कि सिद्धू की बयान और हरकतों से धीरे धीरे समझ में आएगा कि कांग्रेस कितना ये खतरनाक और नुकसानदायक और व्यक्तिवादी सोच के हैं। तो वो सब चीज धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है।
और भारत सरकार की बात, भारत सरकार सीमाओं से जो, और पाकिस्तान और चाइना और पाकिस्तान शुरू से रहे हैं भारत के खिलाफ, ये कोई नई बात है। और जो उस पार्लियामेंट के बाद वो एक लंबी बहस है, उसके लिए पूरी एक डिबेट होनी चाहिए, तो हम अपनी बात रख सकते हैं जो एक दूसरे को समझ में आएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि संसद सबसे बड़ी पंचायत है, वहां की पंचायत की बात को पहले गंभीरता से समझना चाहिए, तब सब पर उसको टिप्पणी करनी चाहिए। जो अच्छी चीज हो उसको अडैप्ट करिए, और जो खराब लग रही है उसको भेजिए कि नहीं आप इसमें सुधार करिए। फिर अगली लोकसभा में पंजाब का चुनाव केंद्रित होना चाहिए पंजाब के सुरक्षा पर, पंजाब में नशे को दूर करने पर, पंजाब में रोजगार सृजन को, और पंजाब को जो भारत पूरी व्यवस्था में आज का सनातन स्वतंत्रता संग्राम, जो पूरा मुगलों से जो स्वाधीनता संग्राम, ब्रिटिश से स्वतंत्रता और आज आर्थिक आजादी की लड़ाई हम समझ सकते हैं, उसमें पंजाब का अहम रोल रहा है। तो उस रोल को नकारिए नहीं। डेमोक्रेसी में आज का तकाजा है कि आपने किसी को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस के लिए मैं कह रहा हूं, तो आप उसको जब तक वो असफल सिद्ध ना हो तब तक आप उसको अगर हटाते हैं तो आप अनैतिक कारण करते हैं। आप ही ने कहा दल का चेहरा हमने पहली बार बताया, तो अगर आप हटाते हैं तो कांग्रेस के लिए ये केवल पंजाब नहीं पूरे देश में ये गलत मैसेज जाएगा कि आपने पहले उनकी कास्ट को बेस करके पॉपुलैरिटी गेन की, फिर उनको हटा दिया। तो ये जोखिम भरा काम होगा कांग्रेस के लिए। चन्नी जी को पूरा अवसर देना चाहिए, उनके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार बनावे, 1 साल के काम की उनका पूरा लेखा जोखा रखिए। अगर वो असफल सिद्ध होते हैं तो उनको आप हटाने की स्वतंत्र है, ये तो नेतृत्व का काम ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिद्धू भी तो है ना, सिद्धू सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं, जो लगातार खड़ी कर भी रहे हैं। अभी हमने सुना उन्होंने किस तरीके से हाईकमान को कहा कि हाईकमान एक कमजोर सीएम चाहती है जो उनके दबाव में आ जाए, इस तरीके से काम करे। अभी कल ही 2 दिन पहले का ही उनका ये बयान है। मैं इस पर भी बातचीत करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले राहुल आनंद जी आपके पास आना चाहूंगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, अभी जो कांग्रेस के बड़े भाई जो एक बात कह रहे थे कि भारत एक हर तरह से घिरा हुआ है, तो सबसे पहले मैं इनको स्पष्ट कर, किसान बिल को लेकर जब सदन में पेश किया गया था और जब स्वास्थ्य चर्चा के लिए जब सरकार ने निमंत्रण दिया था, तो उस समय राहुल गांधी जी स्वयं विदेश के दौरे पे चले गए थे। और उसके बाद मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस के पेज नंबर 9 के मैनिफेस्टो में भी इस प्रकार के कानून को लाने का वर्णन किया गया था। दूसरी बात ये, इन्होंने कहा कि भारत संकट से घिरा है, तो संकट से घिरने का मतलब मैं इनका समझ नहीं पाया। जहां तक मुझे लगता है कि हमारा देश क्या विश्व भी कोरोना के काल में संकट से घिर गया था। हमारे देश की जीडीपी भी माइनस चली गई थी, ये मैं स्वीकार करता हूं आपके चैनल पर बैठकर। लेकिन उसके बाद हम उससे निरंतर उभरते आए हैं, और उभर कर जब आज 2 महीना पहले का अगर सर्वे देखा जाए तो 8.5% का ग्रोथ रेट दिखाया गया था जीडीपी में, और अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है 9 से 9.2 का जो अनुमान लगाया जा रहा है, तो ये भी सराहनीय है। दूसरी बात, ये एक बात और इसमें आती है कि अगर आर्थिक मोर्चे पे देखा जाए और राष्ट्रीय मोर्चे पे देखा जाए तो हमारा देश भारत हर वक्त संपन्न बना है, और हमने चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, सबको जवाब देने का काम किया है। आप संसद में बैठ के उसी भारत की भारतीय सेना को और एक एक भारतीयों को लज्जित करते हैं जब आप सबूत मांगते हैं, और उस समय आप भूल जाते हैं कि जब गलवान घाटी में जो हिंसा झड़प हुई थी तो उस समय भी आपके ही लोगों ने कहा था कि ऐसा हो नहीं सकता है, चाइना ताकतवर है। यानी आप मान चुके हैं कि सामने वाला ताकतवर है तो हम उसके सामने हार जाएंगे। ये आपकी परिस्थिति पे निर्भर करता है और आपके आत्म बल पे निर्भर करता है। हमने बस अपने भारतीय सेनाओं को हनुमान जी की तरह उनके शक्ति का स्मरण कराया है, तब जाकर विदेशी मीडिया पे जो सबसे ज्यादा आपको भरोसा होता है, वही विदेशी मीडिया इस तथ्यों को प्रमाणित भी करती है। और जहां तक देश की अर्थव्यवस्था की बात है और बेरोजगारी की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना से महंगाई जरूर बढ़ी है, ये मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन उस पर कंट्रोल कैसे करना है इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। अगर आप पेट्रोल डीजल की भी बात करेंगे तो पेट्रोल डीजल भी, चाहे वो कांग्रेस के टाइम का हो या भारतीय जनता पार्टी के टाइम का हो, सच्चाई यही है कि कोरोना के बाद जब
उत्पादन घट गया, मांग बढ़ गई तो महंगाई बढ़ गई। यही एक परिभाषा होती है। जो बजट पेश किया गया जिसमें हम सरसों तेल की बात करते हैं, तो उस सरसों तेल में भी अगर देखें तो उत्पादन कम था, मांग ज्यादा हो गया, इसलिए घरेलू उत्पादन पे जोर दिया गया। और मैं आपको इस चीज को और विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार का जो बजट आया है, इस बजट में किसी भी प्रकार के सपने दिखाने की बात नहीं की गई है। जो पूर्व में जो घोषणा किया गया था उसी को बल देने का काम किया गया है। तो जो रफ्तार बनेगी, कभी भी कोई बजट आता है तो उसमें एक रफ्तार दी जाती है, आर्थिक मदद करके उसको रफ्तार दी जाती है ताकि वो समय के पहले वो संपन्न हो सके। और बेरोजगारी की जहां तक दर की बात है तो पूरे भारत में ये करीब 6.25% के आसपास है। लेकिन जो नौकरी देने की बात होती है, जो हर वक्त हमें घेरा जाता है, तो जो आपको 3 विषय में नौकरी को समझना होगा, रोजगार को। पहला ये समझना होगा जो सरकार सृजन करती है, दूसरा ये समझना होगा जो आत्मनिर्भर की हम बात करते हैं, जो एमएसएमई के माध्यम से लोन देते हैं, और तीसरा समझना होगा जो प्राइवेट सेक्टर से जो लोन दिया जाता है। तो अगर हम राहुल आनंद साहब, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। बजट की आप बात कर रहे हैं, बजट तो सच बताऊं तो बीजेपी का बजट था, तो शायद बीजेपी को यह समझ आया है, देश में किसी को इस बजट का पता ही नहीं चला कि आम इंसान के लिए इसमें क्या साबित हुआ। क्या लेकर आए आप? पुरोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बजट पर फिलहाल बहस नहीं है, बहस कांग्रेस और पंजाब के मुद्दे पर है, उसी पर बातचीत करेंगे। पुरोहित साहब जी, मैं वही बात कर रहा था। ये उधर बजट की तरफ मैंने इसलिए कहा था कि आम जनता जो गरीबी से परेशान है उसको बजट में राहत की उम्मीद थी। मैं आम जनता की समस्याओं की बात कर रहा हूँ। बेरोजगारी दर 6%, 7%, आम जनता को उससे पेट में रोटी अनाज नहीं आता है। 80 करोड़ आप कह रहे हो, 80 करोड़ को हमने अनाज फ्री दे दिया। दूसरे फर्म्स कह रही है, संस्थाएं कह रही है साहब इतने लोग और चले गए गरीबी रेखा के नीचे। तो लोग देखिए, प्रैक्टिकल बात है, आप और मैं सब घूमते हैं सड़क पे, दुनिया में जाते हैं, देखते हैं, सबको पता है कि बड़ी बुरी हाल है इस समय इकोनॉमिक्स का, खास तौर से आम जनता की इकोनॉमिक्स का। उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी भी कह रहे ये महंगाई कैसे कम हुई, तो भाई सरकार लाए संसद के अंदर, आप 10-10 दिन ही संसद चलाते हो फिर गायब कर जाते हो। आप चलाइए 2 महीने 3 महीने, जनता का पैसा ही तो लग रहा है संसद में, आपका रेट तो थोड़ी लग रहा है किसी का। फिर नहीं आते कांग्रेसी सांसद, अकेले राहुल गांधी के नाम क्यों लेते हो आप? बाकी सांसद भी तो है। अगर बाकी सांसद नहीं आ रहे, नहीं भाग ले रहे उसमें, जब आप कह सकते हो सर विपक्ष आना ही नहीं चाहता, आप तो 12 तारीख तक अभी संसद चलाओगे फिर गायब हो जाओगे। ऐसे नहीं होता डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर। संसद को आप ज्यादा चलाइए, जो सांसद नहीं आता किसी पार्टी का हो, अपने आप जनता के सामने हो जाएगा, भाई ये नहीं ले रहा है भाग, आपकी समस्याओं को नहीं उठा रहा है। रही बात पंजाब की, पंजाब में कांग्रेस देखिए शुरू से काफी हद तक मजबूत है, और आप देखिएगा परिणाम आएंगे। चन्नी के नेतृत्व में कांग्रेस की दोबारा सरकार, जो विधायक दल जिसको नेता चुनेगा, चन्नी का नेतृत्व है, भी कांग्रेस जीतेगी। और 70, सिद्धू साहब तो 70 कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ वापस 77-80 सीटें आएंगी। वहां का गणित जो है मैंने भी समझा है, आप लोग ज्यादा समझते हो। कांग्रेस बाकी चारों राज्यों, यूपी को छोड़ के बाकी चारों राज्यों में कांग्रेस गेन करेगी। उत्तर प्रदेश में भी प्रियंका गांधी ने जो रैलियां करी हैं, 5 साल से दूसरे विपक्षी नहीं कर पाए, जो संघर्ष उन्होंने किया है वो कांग्रेस को भी फायदा मिल सकता है, विपक्ष को भी मिल सकता है। बीजेपी को तो बैंड हुआ ही हुआ है उनकी रैली से, उनके प्रोग्राम से, उनके जितना उन्होंने जाकर के जनसंपर्क किया है उन सबसे। तो ये बेसिकली मैंने एक बार पहले भी कही थी, कांग्रेस के उससे हट करके मैं एक बात कर रहा हूँ, ये विपक्ष नहीं आ रहा है कहीं भी, ना कांग्रेस आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार, जो उनकी नीतियां हैं वो जा रही हैं। आप 10 तारीख को ये देखोगे, क्योंकि विपक्ष अगर मजबूत होता, काम करके आ रहा होता, तो कोई भी चुनाव नहीं हारता। मोदी जी सत्ता में नहीं रहते। विपक्ष हो सकता है मेरी खुद की पार्टी नाराज हो इस बात से, लेकिन मैंने उसको अलग पहले ही कर दिया। स्वयं की बात कर रहा हूं मैं, इंडिविजुअल है, आज आम आदमी की। जैसे इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, उसकी जो नीतियां हैं, उसको आम आदमी रिजेक्ट कर रहा है। विपक्ष की मेहनत इतनी नहीं है। ये जो 10 को परिणाम आएंगे, अपन फिर बैठेंगे, आप देख लीजिएगा, जो भी परिणाम आएंगे उसमें रिफ्लेक्शन आम आदमी का होगा, विपक्ष का इतना नहीं होगा जितना आम आदमी की मंशा का, आम आदमी की जो तड़प हो रही है, जो जीने की तो उनको प्रॉब्लम आ रही है जीने में, लाइफ में, वो चीज आपको रिफ्लेक्ट होगी 10 तारीख। ठीक है, बात एक बार पंजाब की अगर कर रहे हैं, पंजाबी की बात कर रहे हैं, तो एक बार मेरा सवाल था आपसे, उसका जवाब जरूर दीजिएगा। नवजोत सिंह सिद्धू इतने कितने जरूरी हो गए हैं कांग्रेस के लिए, पुरोहित साहब, के लगातार वो दबाव बना रहे हैं कांग्रेस पर, और लगातार दबाव में कांग्रेस आ रही है। अभी उनका बयान जो है, उस बयान पर भी मैं जिक्र करना चाहूंगी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हाईकमान जो है वो एक कमजोर सीएम चाहता है, ताकि वो जो सीएम है उनके दबाव में काम कर सके। देखिए, मैंने मुस्कान जी शुरुआत के अब तक का मेरा वर्जन देख लीजिए, मैंने यही कहा, गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को अहम पद आप देते हो तो वो प्रॉब्लम आती है। अगर मैंने कहा आला कमान को, सेंट्रल सिस्टम को इस चीज को समझने की आवश्यकता है। एक आदमी कोई दबाव डालता है, आप चुनाव हार जाइए पर दबाव में मत आइए, एक एग्जाम्पल क्रिएट हो जाता है। जबकि हम पंजाब में चुनाव हार भी नहीं रहे, चन्नी के जिसने भी सिलेक्ट किया
बहुत राइट कैंडिडेट सेलेक्ट किया, उस आदमी ने 3 महीने में अपनी पॉपुलैरिटी बना ली। तो मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, चन्नी का किसी भी हाल में चन्नी के नाम का अगर अनाउंस होगा तो चन्नी के नाम का ही होगा। सिद्धू जी सम्माननीय आदमी है, क्रिकेटर भी रहे हैं, बीजेपी में भी 13 साल रहे हैं, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं बोलता, क्योंकि अपने चुनाव अपने बल से जीतता आदमी, खुद में भी दम होता है, कोई ना कोई नेतागिरी तो होती। लेकिन उन्होंने जो जिस प्रकार से वो उनका कांग्रेस की रीति नीति है उसके अनुरूप उनका वो आचरण नहीं हो रहा है कुछ समय से, तो वो आलाकमान को समझना ही है। अभी विद्रोही जी भी यही कह रहे थे, आलाकमान को ये चीज समझने की आवश्यकता है कि कौन सा व्यक्ति को कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि सिद्धू जी के कहने से को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैप्टन साहब इतने स्ट्रॉन्ग थे, चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस को देते हैं लोग वोट, और किसी भी, मैंने कहा ना, पार्टी को वोट देते हैं, इंडिविजुअल तो हर 10-20 साल में बदलता चला जाता है। तो सबको पता है, कांग्रेस की विश्वसनीयता पता है, गांधी परिवार की बलिदान की उनकी विश्वसनीयता पता है। ये सब देखते हुए मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, चारों राज्यों में कांग्रेस गेन करेगी। लेकिन कांग्रेस को गेन करने के पश्चात आत्ममंथन की जरूरत है, और 10 तारीख के बाद में जब बैठक होगी केंद्र की, मैं भी उसमें कई समितियों में मैं जाकर के इस बात को उठाऊंगा कि भाई आप नहीं जीते हो, ये जनता की जो फीलिंग्स है उससे भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी जा रही है। आपको मजबूत होना है तो सड़क पे, गांव में वापस जाना होगा, भारतीय समाजवाद पे ही आना होगा। ये जो आयातित पूंजीवाद है ना, जिसके कारण मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियां और मोदी जी की नीतियों का क्रिटिसिज्म है, वो आयातित पूंजीवाद है। ये भारतीय पूंजीवाद नहीं, भारतीय समाजवाद नहीं है, जिसका लोहिया जी का जिक्र भी कर रहे थे विद्रोही जी। भारतीय समाजवाद को हमेशा सोवियत संघ और चाइना से कंपेयर करने लग जाते हैं। उनका तो साम्यवाद है भाई, हमारा तो हजारों साल से हमारा समाजवाद है। हमारा जो न्यूक्लियस होता है सोसाइटी होती है, इंडिविजुअल नहीं होता है। हमारे यहाँ ये परिवारवाद की आप बात करते हो, क्यों है? जो मानसिकता होती है भाई, हमारा परिवार रहे, जॉइंट परिवार रहे, जॉइंट फैमिली रहे, ये मानसिकता ही भारतीय समाजवाद है। वो अलग बात है कि ये राजनीति में आके गलत टर्न ले गया है कि मेरे बेटे बेटी को बना दूं, वो थोड़ा सा उसको चेक करने की जरूरत है। तो वो हमारे सीनियर भी जो सत्ता में होते हैं, पार्लियामेंट है, उनको तय करने की आवश्यकता है। ठीक है पुरोहित साहब, एक बात बहुत अच्छी कही आपने, और ये मान लिया कि कांग्रेस को मंथन की जरूरत है, और अच्छी बात है आप ये बात उठाएंगे। कांग्रेस सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, और इस तरीके से कांग्रेस जिस तरीके से खत्म से होती जा रही है, किनारा करती जा रही है राजनीति से, ये वाकई बहुत खुद कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम भी चाहेंगे कि जब दो ही राजनीतिक पार्टियां हैं तो दोनों रहे सत्ता में किसी भी तरीके से। जो भी होगा वो तो देखिए जनता का हित है, जनता देखेगी कौन होगा। मैं आपके पास आना चाहूंगी विद्रोही साहब, जिस तरीके से पुरोहित जी ने विश्वसनीयता की बात कही है, विश्वसनीयता कांग्रेस में कितनी जनता की है, आप इसमें क्या समझते हैं? देखिए, पंजाब में वही स्थिति बन रही है। अभी चुनाव तो आ गया बिल्कुल पास में। तो एक तो जो है मुख्यमंत्री, वो कितना कनेक्टिविटी सोशल रिफॉर्म में, सोशल पब्लिक में उसकी इमेज किया जाए। तो जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी समर्थक थे पंजाब में, जिनको सिद्धू ने डेंट किया, अब वो भी देख रहे हैं कि जैसे हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह को सिद्धू ने बयानों से नुकसान पहुंचाया, अच्छे आदमी को कांग्रेस के पद से हटना पड़ा, कांग्रेस छोड़ना पड़ा, उसी तरह अब चन्नी पर अटैक हो रहा है। तो अभी आप देखिएगा कि आते आते बहुत जगह पर अमरिंदर सिंह के लोग उतनी ही सीट पर नहीं है जितने सीट पर अमरिंदर सिंह की पार्टी लड़ रही भी है। तो मुझे मेरा ये भी आकलन है कि वो भावना कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ सिद्धू के चलते गलत हुआ, उस भावना से जुड़े लोग तमाम जगह चन्नी के साथ जुड़ जाएंगे कि अब अमरिंदर सिंह को तो कांग्रेस में भुगतना पड़ा, लेकिन हम चन्नी के पीछे खड़े हो जाएं, इसलिए हम सिद्धू की पॉलिटिक्स को, निगेटिव पॉलिटिक्स को, गैर पॉलिटिकल पॉलिटिक्स हम खत्म करें। दरअसल इस बीच में डॉक्टर लोहिया जी का नाम वरुण जी ने भी लिया। अभी एक बेईमानी हो रही है देश में, और कल उत्तर प्रदेश कौशाम्बी में जेपी नड्डा जी ने नाम लिया डॉक्टर मोहम्मद ने कल ही धन्यवाद दिया कई डिबेट में उनको। लेकिन इस बजट में कई चीजें हैं, और पहले भी नितिन गडकरी जी चूंकि डॉक्टर लोहिया को पढ़ते हैं तो एमएसएमई को उन्होंने बहुत रेगुलेटरी किया, और उसका जिक्र भी उन्होंने पार्लियामेंट में डॉक्टर लोहिया का किया है। इस बजट में तमाम सी ऐसी चीज है जो सोशलिस्ट मूवमेंट से डॉक्टर लोहिया से जुड़ी हुई है। हाँ, डॉक्टर लोहिया के नाम का पार्लियामेंट में जिक्र नहीं हुआ, लेकिन भाजपा की चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में हो, चाहे केंद्र में मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम ले रहे हैं। इसलिए ले रहे हैं क्योंकि विचारों में बड़ी ताकत होती है, विचार हमेशा जीवित रहे, और पहले भी इंदिरा जी के साथ तमाम समाजवादी जुड़े थे। यहां तक
कि पंडित नेहरू भी वैज्ञानिक समाजवाद के जनक थे। तो भारत की जो सनातन परंपरा है वो समाजवाद उसमें एक अंग है। समाजवाद का मतलब कोई पार्टी नहीं होती है, समता, संपन्नता, समर्पकता और पूरी भारत की ग्राम व्यवस्था केवल कृषि उत्पादन की नहीं है, उसके भंडारण भी, हमारे यहाँ डेयरी होती थी छोटी छोटी पोल्ट्री, उसमें पशुपालन और उसकी उचित बिक्री। तो ये सारी चीजें अभी सोशल रिफॉर्म की है। हमको इंतजार करना पड़ेगा, हमको बजट की बात, हमको अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी, सरकार को भी अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमको पॉलिटिकल एंगल के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी ध्यान देगा कि हमारे आसपास का कोई आदमी परेशान ना हो। हम पूरा वैश्विक महामारी के दौर से अभी भी गुजर रहे हैं, खतरा गया नहीं है। तो इसमें बहुत अभी सचेत रहने की जरूरत है, व्यक्तिगत रूप से भी और परिवार के भी और सोशल रूप से भी। ये केवल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे अगल बगल कोई भूखा ना रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमको अपने खर्चों में कटौती करनी है, क्योंकि कभी भी वो मुसीबत बड़ी मुसीबत बन के आ सकती है। ठीक है विद्रोही साहब, मैं राहुल आनंद जी आपके पास भी आना चाहूँ, लेकिन समय की कमी है, वक्त इतनी इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। फिलहाल जिस तरीके से पंजाब में अब जिस तरीके से खुद कांग्रेस प्रवक्ता ने ये बात कही है कि 2.5 साल का फॉर्मूला, इस पर अभी नहीं विचार कर रही है कांग्रेस, लेकिन कल ये साफ हो जाएगा सीएम का चेहरा कौन होगा, क्योंकि राहुल गांधी खुद वर्चुअल रैली करने वाले हैं। 117 विधानसभा सीटों में सभी को यहाँ पर वो संबोधित करेंगे और देखना होगा कि किसको वो यहाँ पर सर्वोपरि रखते हैं और सीएम चेहरे का ऐलान किस तरीके से होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।